ये तुम क्या कह रहे हो यश? हाँ निधि, अरे इन लोगों को तुम्हारी कोई कदर नहीं है। और एक तुम हो जो इतना सब होने के बावजूद भी इनके साथ इतनी अच्छी तरह से पेश आ रही हो। लेकिन फिर भी ये लोग तुम्हारी अच्छाई नहीं देखते। इसलिए चलो यहाँ से, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। बस कर यश, अब तू बदतमीजी की सारी हदें पार कर रहा है। माफ करना पापा, लेकिन ये सब करने के लिए आप ही मुझे मजबूर कर रहे हैं। और ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। जो गलत है सो गलत है। बस करो यश, अरे कब से बोले जा रहे हो? जरा मेरी बात भी तो सुनो। माँ जी पापा जी, आप तो ना निश्चिंत रहिए। मैं बाहर काम करने के लिए नहीं जा रही हूँ, घर पर ही रहूंगी। बहुत खूब बहू, मुझे तुमसे यही जवाब सुनना था। क्या? फिर बाद में ये सब क्या था निधि? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे तुमने माँ पापा को ये क्या बोल दिया? और नहीं तो क्या भाभी, अरे आपको तो कितना बड़ा मौका मिला है और आप हो कि उसे ठुकरा रही हो। इतने बड़े डिजाइनर के साथ काम करने का मौका मिला है आपको, और सिर्फ इस मौके के लिए कितने सारे लोग तरसते रहते हैं। अरे तुम दोनों चिंता मत करो, क्योंकि ये मौका मेरे हाथ से नहीं जाने वाला। मतलब? इसका मतलब ये है कि मैं अब घर से भी काम कर सकती हूँ। मनीष सर के टीम को मेरी डिजाइन काफी पसंद आए, और इसीलिए मैंने उनसे पहले ही फोन पे बात कर ली थी कि अगर मेरे घर वाले नहीं माने तो आप मुझे वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दे सकते हो क्या? तो उन्होंने भी उसके लिए हाँ कर दी। लेकिन एक बात है कि ये सब बस कुछ ही समय के लिए हो सकता है, और एक ना एक दिन मुझे घर के बाहर निकलना ही होगा। पर तुम दोनों फिक्र मत करो। ऐसे थोड़ी ना होता है निधि, फिक्र तो होती ही है ना। ओफो यश, इतनी फिक्र मत करो बाबा, मैं हूं ना, मैं सब मैनेज कर लूंगी। और सच कहूँ तो मुझे भी अब उम्मीद है कि आगे चलकर सब ठीक होगा। जैसे अब देखो, चंचल में भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अकेले जीत हासिल करने में और अपनों के साथ करने में बहुत अंतर होता है। और मुझे तो अपनों के प्यार और आशीर्वाद के साथ ही अपने सपनों को पूरा करना है। मानते हैं भाभी कि आप ये जो कुछ भी कह रही हो सही है, पर मेरे हिसाब से आपको भैया के साथ यहाँ से जाना चाहिए था। क्योंकि जो लोग इतने सालों तक नहीं सुधर पाए, वो लोग अब क्या खाक सुधरेंगे? आप खामखा आस लगाए बैठी हो भाभी। अरे कोई बात नहीं चंचल, वो लोग चाहे सुधरे या ना सुधरे, वो उनके ऊपर है। पर मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लूंगी। हर एक चीज को वक्त देना चाहिए, और एक वक्त तक मैं सब सहन भी करूंगी। लेकिन अगर कुछ ज्यादा हो गया तो उसके बाद मैं और यश यहाँ से निकल जाएंगे। पर अभी ये वक्त सही नहीं है। आई होप तुम दोनों को मेरी बात समझ आ रही है। यश और चंचल भी निधि की बातों में सहमति जताते हैं। फिर एक दोपहर, निधि सुमित्रा को रसोई में पकवान बनाते हुए देखती है, और वो जाकर उस पकवान को चखती है। अरे वाह माँ जी, ये पकवान तो कितने स्वादिष्ट बने हैं, और इसे खाकर तो बहुत मजा आ गया। लेकिन ये कौन सी डिश है? इससे पहले तक तो ये डिश मैंने कभी नहीं खाई। शुक्रिया बहू, और ये हमारे गांव में बनने वाला पदार्थ है, और ये सिर्फ मेरे ननिहाल में ही बनता था। और इसे बनाने की विधि केवल मुझे ही पता है, क्योंकि इसे मेरी नानी ने सिर्फ मुझे ही बताया था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं कई सारे भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ भी बना सकती हूँ। कभी कभार रसोई में आती हूँ, लेकिन जो भी बनाती हूँ एकदम दिल से बनाती हूँ। और शायद इसीलिए आपके हाथ के बनाए हुए पकवान इतने स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी माँ जी, आप तो मास्टर शेफ निकली। अरे कुछ भी क्या बहू, पगली कही की। मैं सच कह रही हूँ माँ जी, आप में बहुत हुनर है। तो कभी आपने इसे काम में बदलने के बारे में सोचा नहीं क्या? सोचा था बहू, उल्टा मुझे तो मेरे गांव के लोग हमेशा यही बोला करते थे कि मुझे अपना ढाबा खोल लेना चाहिए। लेकिन फिर मेरी शादी बाली उम्र में हो गई, और मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई, और सपने भी अधूरे रह गए। लेकिन क्यों माँ जी, आपने उन्हें अधूरा क्यों रहने दिया?
क्योंकि शादी के बाद तेरे पापा जी ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया, तो मैं अपने सपने को पूरे कैसे करती भला। माँ जी, बुरा मत मानिए, लेकिन इन सब में गलती पापा जी की ही है। अरे आज जाकर मुझे आपका असली रूप दिख रहा है कि आप तो बस बुरी बनने का नाटक करती हो ताकि पापा आपको कुछ भी ना बोले, लेकिन आपके मन में भी दूसरों के लिए बहुत प्यार है और आपको भी अपने सपने को यूं इस तरह पीछे नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है निधि। नहीं माँ जी, अब आप इस बात पर भी पर्दा मत डालिए, क्योंकि अब भी वक्त गया नहीं है। आपकी पढ़ाई और आपके अधूरे सपने, ये सब अब भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए आपको हिम्मत करनी होगी। और ये बात मैं सच कह रही हूँ माँ जी, अगर आप हिम्मत करोगे ना, तो हम सब भी हिम्मत कर पाएंगे। और अगर आप ही चुप रहे और सब सहती रहे, तो उसका परिणाम तो पहले से ही यश और चंचल भुगत ही रहे हैं, और उन्हें ना चाहकर भी पापा जी के बनाए हुए पिंजरे में कैद रहना पड़ रहा है। ये मत करो और वो मत करो, बस इन सब में ही आप लोगों की जिंदगी गुजर रही है। निधि की ये बातें सुनकर सुमित्रा भावुक हो जाती है और वो वहां से बिना कुछ कहे ही चली जाती है। रुक जाइए माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। माफ करना माँ जी, आज मेरे कारण आपकी आंखें नम हो गई, लेकिन मुझे आपको आईना दिखाना भी जरूरी था, क्योंकि अगर माँ जी ने हिम्मत की तो घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वही कमजोर रहे तो दूसरे क्या ही कर पाएंगे। ना जाने कब मेरा ये पर्दे में रहने वाला ससुराल खुशी से रह पाएगा, और कब हम सबकी जिंदगियों पर लगा हुआ ये पर्दा हटेगा। अब सुमित्रा अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। वैसे निधि तो बिल्कुल सही कह रही थी कि मैं बस बाहर से दिखाती हूँ कि मैं कितनी बुरी हूँ, लेकिन असल में तो मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी और बहू दोनों आगे बढ़े। लेकिन यश के पापा के कारण मुझे चुप रहना पड़ रहा है, और मैं आज तक बस वही करती आ रही हूँ जो यश के पापा बोलते हैं। अरे ओ जाहिल गवार, जी जी बोलिए ना, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों लग रही है? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कल मेरी नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। वैसे कल से याद आया, जब कल तुमने मेरी अलमारी साफ की थी तो सारी फाइल इधर उधर क्यों रख दी तुमने? अरे जब तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता तो तुम ऐसी चीजों को हाथ लगाती ही क्यों हो? जी माफ कर दीजिए, वो मुझे लगा कि तुम्हें जो लगता है बस वही करती हो तुम, और अपनी ये होशियारी अपने पास ही रखा करो, क्योंकि तुम ना तो कभी सयानी थी और ना ही कभी बन सकती हो। इसलिए मेरे कारोबार से मिलती जुलती हुई चीजों से दूर ही रहा करो। बेवकूफ कही कि अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर मेरे लिए अदरक इलायची वाली चाय बना कर लाओ। ठीक है जी, अभी लेकर आती हूँ। सुमित्रा सहम जाती है और वो फौरन चाय बनाने चली जाती है, और ये सब निधि कमरे के बाहर खड़े रहकर देख लेती है। ये सब तो मैं आज पहली बार देख रही हूँ, लेकिन माँ जी तो इतने सालों से ये सब सहती आ रही है। भगवान जी, अब आप ही ये सब ठीक कर सकते हो, क्योंकि मुझसे माँ जी की ये हालत देखी नहीं जा रही। दिन गुजरते जाते हैं और ऐसे ही एक रोज। क्या सच में? हाँ यश, मुझे एक बहुत ही बड़ी फिल्म के लिए कपड़े डिजाइन करने का मौका मिला है, और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अरे तुमसे भी ज्यादा मैं खुश हूँ निधि, क्योंकि तुम्हारा नाम उस पर्दे पर आएगा, कॉस्ट्यूम डिजाइन बाय निधि। वाव, अरे मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। लव यू सो मच निधि। लव यू टू यश। मेरी इस जीत के सफर में सबसे पहले मेरा साथ माँ पापा ने दिया, और शादी के बाद तुमने दिया, इसीलिए तुम्हारे बिना ये जीत अधूरी थी यश। थैंक यू सो मच मेरे पतिदेव। मोस्ट वेलकम निधि। अब निधि जी जान से मेहनत करती है और उस फिल्म के लिए कपड़े डिजाइन करती है, जो फिल्म शूट होकर रिलीज भी हो जाती है, जिसके बाद उस फिल्म में पहने गए कपड़े काफी फेमस होते हैं और सभी लोग निधि की बहुत तारीफ करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी, पूरे इंटरनेट पर यह फिल्म ट्रेंड कर रही है
और वो भी सिर्फ आपके बनाए हुए कपड़ों के लिए। थैंक यू सो मच चंचल। बधाई हो बहू। शुक्रिया माँ जी। वही दूसरी तरफ जब प्रताप को रास्ते में उसका दोस्त मिलता है तभी, और प्रताप भाई, क्या हालचाल? सब बढ़िया है भाई, तुम बताओ। बस ईश्वर की कृपा है। वैसे तुम्हारी बहू की खबर सुनी मैंने। उसके बनाए कपड़ों के कारण वो हर तरफ मशहूर हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है, और मैं आशा करता हूँ कि वो ऐसे ही तरक्की करे। प्रताप को दूसरे की जबान से अपनी बहू की तारीफ सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वही घर पर चारों मिलकर निधि की इस खुशी का जश्न मना रहे होते हैं। चलो भाभी, जल्दी से अब ये केक कट करो, फिर हम सब मिलकर समोसा खाएंगे और खूब मजा करेंगे। अरे बंद करो ये सब, यहाँ पर कोई जश्न नहीं मनाएगा। लेकिन पापा, अब आपको इन सब से क्या दिक्कत है? तू तो चुप ही रहे यश, वरना मेरे हाथों आज तू पिट जाएगा। और तू बहू, तुझे मैंने क्या कहा था कि अपना काम बंद कर दे, और ये काम वगैरह लड़कियों को शोभा नहीं देता। लेकिन नहीं, तूने तो अपनी ही मनमानी की और घर में बैठकर इतनी बड़ी फिल्म के लिए कपड़े भी डिजाइन कर दिए। वाह! लेकिन पापा जी, इसमें गलत क्या है भला? गलत है बहू। अरे मेरे मना करने के बाद भी तूने ये सब किया ही क्यों? और अब तेरे कारण मुझे लोग कह रहे थे कि तुम्हारी बहू तो फेमस हो गई है, तुम्हारी बहू ने कमाल कर दिखाया। अरे अब तो लोग मेरे मुंह पर तारीफें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे बुराई करेंगे, नाम रखेंगे कि देखो कितनी तेज बहू है इसकी। और आज उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिमाग ही घूम गया था। कहाँ है तेरी वो सिलाई मशीन? आज तो मैं उसे तोड़कर ही रहूंगा, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। प्रताप अब निधि की सिलाई मशीन तोड़ने चाह ही रहा होता है कि तभी सुमित्रा उसे रोक लेती है। बस कीजिए, अब आपकी हम लोग एक नहीं सुनेंगे। अब तक हम लोगों ने आपका कहना मान लिया, पर अब नहीं। ये तुम क्या कह रही हो सुमित्रा? अपनी औकात भूल गई हो क्या तुम? मेरी औकात बताने वाले आप होते कौन हो? हमें तो आपने बस जिंदगी भर दबाव में रखा, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी। और अब मेरी बहू के साथ भी आप वही करने जा रहे हो। आज तक मैंने चुपचाप आपकी हर एक चीज मानी, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। मैं ही गलत थी, क्योंकि मुझे ये सब बहुत पहले ही करना चाहिए था। पर वो कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए, इसीलिए देर से ही सही। लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि आपके जैसे निर्दयी और घटिया सोच वाले आदमी के साथ रहकर कोई फायदा नहीं है। सुमित्रा, आवाज नीचे। आवाज चढ़ाना मुझे भी आता है। और क्या गुनाह किया है इन लोगों ने? क्या चाहिए इन सबको? बस थोड़ी सी आजादी और थोड़ा सा अपनापन। लेकिन नहीं, आपके होते हुए इन लोगों को ये सब कभी नहीं मिल पाएगा। दुनिया कब की बदल गई, लेकिन आप तो वही के वही रह गए। इसलिए हम अब आपके बारे में नहीं सोचेंगे। और आज मैं अपने बच्चों के साथ इस पर्दे को हटाकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, एक नई शुरुआत करने। क्या? बिल्कुल सही सुना आपने। और अब मैं और मेरे ये 3 बच्चे, आपके साथ कोई भी नहीं रहने वाला। और ये पर्दे में रहने वाली कैद जिंदगी आप ही को मुबारक हो। और अब से हमारा और आपका कोई वास्ता नहीं है। अरे जाओ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि कितने दिन जी लेते हो तुम अकेले। हाँ हाँ, देख लेना। लेकिन वापस लौटकर आपके पास कभी नहीं आएंगे, और ना ही आपको हमारी जिंदगी में आने देंगे, क्योंकि अब से हम चारों निडर होकर जिंदगी जिएंगे। चलो बच्चों। और इस तरह अंत में सुमित्रा अपने और अपने बच्चों के सपनों के लिए आवाज उठाती है, और सब प्रताप को अकेला छोड़कर एक नया जीवन शुरू करते हैं और एक साथ खुशी से रहते हैं। बताओ अर्जुन, क्या चाहते हो तुम? ये सब क्या है बेटा? कौन है ये लड़की? प्लीज रूही, भगवान के लिए छोड़ दो मेरी इशिका को, प्लीज। हाँ हाँ, छोड़ दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जल्दी बताओ अपना फैसला। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगी। 1। नहीं अर्जुन, इसकी कोई बात मत सुनना।
और प्लीज इससे शादी भी मत करना। 2, 3, 4। रुक जाओ रूही, अब करूंगा मैं तुम्हारे साथ शादी। क्या? सच में? ओ माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच अर्जुन। फिर अर्जुन रूही के साथ शादी कर लेता है और उसके बाद इशिका को छोड़ दिया जाता है। और बाद में अर्जुन अपने घर वालों को रूही की सारी कहानी बताता है। अब अर्जुन की बीवी बनकर रूही एकदम पागल हो जाती है। आखिरकार मैं अर्जुन की बीवी और इस घर की बहू बन ही गई और मेरा सपना सच हो गया। थैंक यू सो मच भगवान जी। अब देखना, मैं अर्जुन और उसके घर वालों को इतना प्यार दूंगी कि वो सब उस इशिका को भूल ही जाएंगे। फिर रूही सबके लिए खाना बनाती है। आप सबके लिए मैंने बड़े ही प्यार से ये सारा खाना बनाया है। लो ना प्रज्ञा, माँ जी, पापा जी, आप दोनों के लिए भी मैंने बिना चीनी वाले डोनट बनाए हैं। और ये पास्ता भी, मैं दुनिया का सबसे बढ़िया पास्ता बनाती हूँ, ऐसे मेरे घर के बावर्ची कहते हैं। प्रज्ञा बेटी, इस लड़की से कह दे कि हम इसके हाथ का बना ये अजीबोगरीब खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। 100 बात की एक बात, हम तुझे इस घर की बहू और अपने बेटे की बीवी मानते ही नहीं है, तो ये जबरदस्ती के रिश्ते मत जोड़ो हमसे। और ये सारा खाना आप ही खाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये सब खाना नहीं खाया जाता। माँ पापा, आप दोनों अपने कमरे में जाइए, मैं हम सबके लिए अलग से खाना बनाती हूँ। लेकिन प्रज्ञा, सब उठकर वहां से चले जाते हैं, जिस कारण रूही को बहुत बुरा लगता है। किसी ने भी मेरे हाथ का बना खाना खाया ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही। जैसे मैंने अर्जुन को जीता है, वैसे ही मैं इन सबको भी एक ना एक दिन जरूर जीत जाऊंगी। फिर रूही अपनी माँ शालिनी के पास मिठाई लेकर जाती है। और तभी, ये तुमने क्या कर दिया रूही? अरे कम से कम मुझे तो बता दिया होता। अरे आपको आपके काम से फुर्सत मिलेगी तब बताऊंगी ना। पर तुमने ये सब सही नहीं किया बेटा, किसी के साथ जबरदस्ती शादी कर ली, जबकि तुम्हें यह पहले से पता है कि वो लड़का किसी और लड़की से प्यार करता है। लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मा, क्योंकि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं अर्जुन के दिलो दिमाग में से उस इशिका को निकाल कर ही रहूंगी। जितनी आसानी से तू ये सब कह रही है, ये सब उतना आसान नहीं है बेटा। मम्मा, कभी तो कुछ अच्छा भी बोल लिया करो। अरे तो फिर तुम भी कभी कुछ अच्छा काम भी कर लिया करो ना। देखो रूही बेटा, जिस राह पर तुम चल पड़ी हो, उस राह पर तुम्हें अंत में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही मिलेगी। ये तुम बहुत गलत कर रही हो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, छोड़ दो ये सब कुछ। आप कभी मेरा अच्छा चाह ही नहीं सकती मम्मा। अरे मैं तुम्हारी माँ हूं, तो फिर मैं तुम्हारा अच्छा क्यों नहीं चाहूंगी? अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें सही और गलत का फर्क समझा रही हूँ। मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है मम्मा, जो मैं यहाँ खड़े रहकर आपका ये प्रवचन सुनती रहूं। मैं जा रही हूँ, और ये मिठाई रख लीजिए और इसे खाकर अपनी कड़वी जबान पर जरा मिठास लाइए। शालिनी के हाथ में मिठाई का डब्बा थमाकर रूही वहां से चली जाती है। अब अर्जुन भी रूही को एक ही घर में रहकर नजरअंदाज करने लगता है। चलो ना अर्जुन, हम साथ में फिल्म देखेंगे और आराम से सो जाएंगे। मैंने हमारे कमरे को एकदम थिएटर में बदल दिया है, पॉपकॉर्न कोक सबका बंदोबस्त कर दिया है। प्लीज चलो ना। नहीं रूही, मैं तुम्हारे साथ उस कमरे में बिल्कुल नहीं सोऊंगा, मुझे यहीं पर सोना है। ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? और क्या हो गया है तुम्हें? जब हम अच्छे दोस्त थे तब तो तुम मुझसे कितने प्यार से बात किया करते थे, फिर अब क्या हो गया है? वो प्यार एक दोस्त का प्यार था, पति का नहीं। तुम्हें रिश्तों में फर्क समझना होगा। तुम चाहती थी कि मेरी और तुम्हारी शादी हो जाए, तो हो गई शादी। अब जाओ और जाकर आराम से सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। फिर अर्जुन हॉल में ही सो जाता है और रूही उसे कुछ कह भी नहीं पाती। फिर अगले दिन वो इशिका के पास चला जाता है। क्यों आए हो यहाँ पर अर्जुन? अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा, जाओ अपनी बीवी के पास। ये तुम कैसी बातें कर रही हो इशिका? ऐसे कैसे हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो सकता है? तो फिर तुमने उस रूही के साथ शादी क्यों की?
अरे तो फिर मैं क्या करता? मैं जानता हूं कि तुम्हारी जान जल रही है, लेकिन मेरी तरफ से भी एक बार सोच कर देखो ना। देखो इशिका, मेरे लिए तुम्हारी जान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और अगर मैं रूही से शादी करने के लिए हाँ नहीं करता तो वह सच में तुम्हें मार देती। अरे वो एक सन की लड़की है और ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं रूही को अपनी बीवी मानता ही नहीं। क्योंकि अगर मेरी कोई बीवी बनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। चलो इशिका, हम शादी करेंगे और मैं अब तुम्हें अपनी बीवी बनाकर ही घर लेकर जाऊंगा। क्या? हाँ इशिका, तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता। फिर अर्जुन इशिका के साथ शादी कर कर उसे घर लेकर आता है और दोनों के गले में वरमाला देखकर रूही के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ये सब क्या है अर्जुन? तुमने इस इशिका के साथ शादी क्यों की है? ये नहीं हो सकता। मेरे होते हुए ये तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती। उतारो ये वरमाला। खबरदार रूही, अगर तुमने मेरी बीवी को छूने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्या? शायद तुम भूल रहे हो अर्जुन, मैं तुम्हारी बीवी हूं। तो फिर मेरे होते हुए इसके साथ शादी तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हारी शर्त मुझसे शादी करने की थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कहा था तुमने। इसीलिए तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और अब इसके आगे तुम कुछ भी नहीं बोल सकती। उसे छोड़ो बेटा, मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। आज मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश करूंगी, क्योंकि सही मायनों में तू ही अर्जुन की धर्मपत्नी है और इस घर की बहू रानी भी। शुक्रिया आंटी, मेरा मतलब माँ जी। फिर जानकी इशिका और अर्जुन की आरती उतारती है और ये सब देखकर रूही का खून खोल जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर की पहली बहू तो मैं ही हूँ इशिका, और तुम्हारा दर्जा तो हमेशा दूसरा ही रहेगा। अरे वो तो आने वाला वक्त ही बता देगा, क्योंकि अब इस ससुराल की असली बहू आ चुकी है और ये मेरा ससुराल है, ना कि तुम्हारा ससुराल। अब घर के सभी लोग रूही को नजरअंदाज करने लगते हैं और अपने में ही वो सब खुशी से रहने लगते हैं। सबके सब एक साथ मजे से आइसक्रीम खा रहे हैं और मैं यहाँ अकेले अपने कमरे में बैठी हुई हूँ। अब तो अर्जुन और इशिका भी एक साथ अलग कमरे में सो रहे हैं। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। माना कि मैं कमजोर पड़ रही हूँ, लेकिन मुझे सबको खुश करना ही होगा। फिर जब जानकी और महेंद्र की सालगिरह आती है, तभी रूही उन दोनों के लिए बेहद महंगे तोहफे देती है। माँ जी, पापा जी, आप दोनों को सालगिरह मुबारक हो। ये लीजिए मेरी तरफ से ये प्यारे से तोहफे। बस करो रूही, ना तो हमें तुम्हारी बधाई चाहिए और ना ही ये महंगे तोहफे। अरे तुम्हें क्या लगा, तुम्हारे इन महंगे तोहफों को देखकर लालच में आकर तुम हम लोगों को अपना बना लोगी? हरगिज नहीं। और प्लीज रूही, ये सब करना बंद करो। जब कोई तुम्हें नापसंद करता है तो तुम उसे मनाने के पीछे क्यों पड़ी हो? उनकी बातों से रूही को फिर से बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन घर में पूजा हो रही होती है और तभी, यजमान, आपकी धर्मपत्नी कहाँ पर है? उनके साथ इस पाठ पर विराजमान हो जाइए। यहाँ पर हूं मैं पंडित जी। सॉरी, हाँ, वो मेकअप कर रही थी ना, इसीलिए देर हो गई। अब शुरू कीजिए पूजा। नहीं पंडित जी, ये मेरी धर्मपत्नी नहीं है। उठो रूही। ये तुम क्या बोल रहे हो अर्जुन? मैं ही तो तुम्हारी पहली बीवी हूँ और पहली बीवी होने के नाते सबसे पहला हक तो मेरा ही है ना। इसीलिए उस हिसाब से तुम्हारे साथ इस पूजा में मुझे ही बैठना चाहिए। नहीं रूही, मेरी असली बीवी तो इशिका ही है। अब जल्दी से उठ जाओ। अर्जुन रूही को उठने के लिए मजबूर कर देता है और वहां पर इशिका बैठ जाती है। फिर रूही अपने कमरे में आकर गुस्से में आईना तोड़ देती है। इशिका, 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 इस लड़की के कारण मेरी सारी खुशियां बर्बाद हो गई। अगर ये लड़की मेरे और अर्जुन के बीच नहीं होती तो अर्जुन मुझे किसी भी तरह अपना ही लेता। लेकिन अब बस, बहुत हो गया। अब मुझे इशिका को खत्म करना ही होगा, क्योंकि जब तक ये इशिका जिंदा है तब तक अर्जुन मेरा कभी नहीं हो पाएगा। फिर एक दिन जब सब बाहर गए होते हैं, तब घर में सिर्फ इशिका और रूही ही होती है। और तभी, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा इशिका।
क्योंकि मैं अब तुम्हें मेरे और अर्जुन के बीच में से हमेशा हमेशा के लिए हटाने जा रही हूँ। क्या? रूही के हाथ में चाकू देखकर इशिका बहुत घबरा जाती है। ये सब क्या पागलपन है रूही, दूर रहो मुझसे। अरे बहुत चला लिया तूने मेरा खून, मेरी खुशियों को तूने बर्बाद कर दिया। लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हें क्या लगता है रूही, मुझे मारकर तुम अर्जुन को पा लोगे? हाँ, पा लूंगी मैं उसे। और अब मेरे पास वही इकलौता रास्ता बचा है। तुम्हारे मरने के बाद वो मेरे पास जरूर आएगा। नहीं रूही, ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्या? हाँ रूही, अगर मैं मर भी जाऊंगी तब भी वो तुम्हें नहीं अपनाएगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं। और अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, ये सब करने के बाद भी तुम्हें हार के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा। अर्जुन तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे सिर्फ तुमने प्यार किया है। जो कुछ भी था वो सिर्फ तुम्हारी ही तरफ से था, ना कि उसकी तरफ से। इशिका के मुंह से ये सारी बातें सुनकर रूही एकदम चौंक जाती है और वो अपने कमरे में जाकर गहरी सोच में पड़ जाती है। और काफी सोचने के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी माँ के पास चली जाती है। आप सही कह रही थी मम्मा, इन सब के अंत में मुझे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही मिलेगी। मैंने बहुत गलत किया मम्मा, और अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। रोना बंद करो मेरे बच्चे। मैंने तुमसे कहा था ना कि एक तरफा मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं होती। प्यार हासिल नहीं किया जाता मेरी जान, और वो प्यार ही क्या जिसे हासिल किया जाए, प्यार तो बस हो जाता है। हाँ मम्मा, मैं जब इशिका के पास गई तब उसने मुझसे कहा कि अगर वो मेरे और अर्जुन के बीच में से हट भी जाए तब भी अर्जुन मेरा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। हाँ बेटा, उसने बिल्कुल सही कहा, और शादी उसी से की जाती है जो आपसे प्यार करता है, और तब भी आप ज्यादा खुश रहते हो। माफ कर दो मम्मा, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। ना मेरे बच्चे, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे। मैंने कभी तुम्हें प्यार ही नहीं दिया, हमेशा अपने काम में ही उलझी रही, जिस कारण वो प्यार तुम दूसरों में ढूंढने लगी। और तुम्हारी इस हालत के पीछे कसूर तो मेरा ही है। लेकिन मैं अब तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अब तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगी, और अब से मेरे लिए कुछ जरूरी होगा तो वो सिर्फ तुम ही होगी। दोनों माँ बेटी अब एक दूसरे के गले लगकर खूब रो पड़ती है। फिर अगली सुबह जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं तभी रूही वहां पर अपना सामान लेकर आती है। ये सब क्या नौटंकी है रूही, और ये किसका सामान है? कहीं तुमने मेरा सामान तो नहीं भरा ना? देखो रूही, तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। हाँ इशिका, सही कहा तुमने, मैं तुम्हें इस घर से निकालने वाली कोई नहीं होती। ये घर तुम्हारा है, और वाकई में सही मायनों में तुम ही हो इस घर की बहू। और अर्जुन, तुम्हें और इस घर को छोड़कर मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। क्या? अचानक से यह बदलाव कैसे आया तुम में? और क्या हो गया है तुम्हें? या फिर दूसरों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ये तुम्हारी कोई नई चाल है? नहीं अर्जुन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए वो सब चाल रहेगी, लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक मैंने सच में दिल से तुम्हें प्यार किया है। लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि जबरदस्ती किसी को भी किसी भी रिश्ते में नहीं बांध सकते। तुम्हें याद है, एक बार तुमने ही कहा था, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगी तो दूसरों से क्या ही प्यार करोगी। उस बात का असली मतलब मुझे अब समझ आ गया है। और प्यार तो वो है जो तुम दोनों में है, और तुम दोनों के बीच आने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। और शुक्रिया, तुम्हारा पीछा करते करते अंत में मैंने खुद को पा लिया, और अब से मैं खुद के लिए जीऊंगी, और किसी से भी प्यार के लिए जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करूंगी। और इस तरह अंत में रूही वो घर छोड़कर चली जाती है, और एक नए सिरे से आत्मसम्मान के साथ वो अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। रेखा से रहा नहीं जाता और उसने फिर से अमित तक पहुंचने की कोशिश की। फिर एक दिन जब अमित शूट करने के लिए कार में बैठकर जा रहा होता है
तभी रेखा उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगती है। रुक जाओ अमित, अमित। रेखा रेखा को ऐसे देखकर अब अमित हैरान रह जाता है। रेखा, ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह मेरी गाड़ी के पीछे भागते हुए अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसका कोई अंदाजा भी है क्या तुम्हें? तुम्हें अब भी इन सब की पड़ी है अमित? तुमने मुझे भेजी हुई चिट्ठी में क्या लिखा? क्यों मुझसे अलग हो रहे हो? अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे इस तरह मत छोड़ो अमित, मत छोड़ो। नहीं रेखा, हम दोनों का ये रिश्ता हमें एक दिन बर्बाद करके रख देगा। और कब तक हम यूं तकलीफ में जीते रहेंगे? और कब तक तुम मेरे इंतजार में रोती रहोगी? और कब तक दुनिया से बचकर हम मिलते रहेंगे? ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा और इस सिलसिले का अंजाम केवल दर्द और बर्बादी है। तुम्हारे प्यार के लिए मुझे वो भी मंजूर है अमित, प्लीज मेरे पास ही रहो। मैं तुम्हें ये तो नहीं कह रही ना कि अपने परिवार को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। अपनी जिंदगी के अहम लोगों की लिस्ट में मुझे चाहो तो आखिरी दर्जा ही क्यों ना दे दो, लेकिन इस लिस्ट से मत निकालो अमित। तुम्हें मुझसे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है रेखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तुम और मैं हमेशा एक दूसरों की यादों में रहेंगे, लेकिन साथ में नहीं रह पाएंगे। आज के बाद मेरा इंतजार मत करना। खुश रहो और प्लीज रेखा, अपने जीवन में आगे बढ़ो और मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे भी ये सब करते हुए अपने दिल पर पत्थर रखना ही होगा। नहीं अमित, प्लीज मत जाओ ना, हम सब ठीक कर लेंगे। रुक जाओ अमित। अमित वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद रेखा की जिंदगी में हर तरफ अंधेरा छा जाता है। वो एक चलती फिरती लाश बन जाती है। मेरी बच्ची, काश ये समझ पाती कि सच्ची मोहब्बत कभी पूरी नहीं हो पाती। रेखा बेटा, कुछ तो खा ले। अमित तो अब तेरी जिंदगी से जा चुका है। उसने अपनी इज्जत और अपने परिवार को ही चुना। अब रो मत उसके लिए बेटा। अमित कहीं नहीं गया है, वो हमेशा मेरी यादों में, मेरे दिल में रहेगा। कहने के लिए हम दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन ये रेखा अपनी अमित को अपने मन से अलग कभी नहीं होने देगी। फिर 2 साल बाद कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमित को बहुत चोट आती है और वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। और जब ये खबर रेखा तक पहुंचती है तभी, क्या अमित की जान खतरे में है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसके पास जाना होगा। नहीं रेखा, ऐसे हालातों में खुद पर काबू रखो। नहीं अम्मा, आप मुझे नहीं रोक सकती। अरे वहां अमित को क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया है। उसके बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं और आप यहाँ पर मुझे काबू रखने के लिए बोल रही हो। लेकिन तेरे वहां जाने से क्या हो जाएगा? उसका पूरा परिवार मौजूद होगा हॉस्पिटल में, प्रेस वाले भी होंगे। देख बेटी, अमित भी कभी नहीं चाहेगा कि तुम दोनों के प्यार का ये राज इस तरह सामने आए। और आज अगर तू हॉस्पिटल चली गई तो ये साफ हो जाएगा कि वाकई में तुम दोनों के बीच में प्यार है। जो होना है हो जाए अम्मा, लेकिन मुझे वहां पहुंचना ही होगा। रेखा अपने होश में नहीं होती, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तभी पीछे के गेट पर तेजी खड़ी होती है और वो रेखा को देखकर उसे रोक लेती है। रुक जा रेखा, क्यों आई है तू यहाँ पर? तेजी आंटी, अमित और मैं अच्छे दोस्त हैं और वो जया के पति भी है। उनके साथ अब ऐसा हुआ, ये जानकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, इसलिए मैं यहाँ पर उन्हें देखने आई हूँ। मैं सब जानती हूँ कि तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो और तुम यहाँ पर क्यों आई हो। चुपचाप चली जाओ यहाँ से, हम सब पहले ही बहुत परेशान हैं, ऊपर से तुम और परेशानी मत दो। लेकिन आंटी, बस एक बार देखने दीजिए ना मुझे उसे, मैं उसके बाद चली जाऊंगी। पक्का आंटी, लेकिन बस एक बार देखने दीजिए। अरे इतना कलेश उसकी जिंदगी में किया
उसमें कोई कमी रह गई क्या? तेरे आने से पहले हमारा पूरा परिवार सुखी था, लेकिन जब से तू मेरे अमित की जिंदगी में आई है, तब से सब कुछ बदल गया है। मनहूस कहीं की, चली जाए यहाँ से। रेखा की आंखों में अब आंसुओं की धारा बहने लगती है और उसे अमित से कोई मिलने ही नहीं देता। लेकिन वो अमित से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए वो उसके लिए व्रत धारण करती है और एक महाहवन भी रखवाती है। पंडित जी, ये महाहवन मैंने अमित की सलामती के लिए रखा है, वो ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ रेखा बिटिया, इस महाहवन से हर वो मुश्किल टल जाती है जो नामुमकिन लगती है। शुक्रिया पंडित जी, आपने मेरा हमेशा साथ दिया है और मेरे और अमित के रिश्ते के बारे में भी आपने कभी किसी को नहीं बताया। ऐसे ही 4 से 5 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद अमित को होश आ जाता है और तब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ये जानकर रेखा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अमित ठीक हो गया अम्मा, अमित ठीक हो गया। हाँ बेटा, वो इसके साथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बावरी है उसके प्यार में। ना जाने वो प्यार मेरी बेटी को कब मिलेगा जिसकी वो हकदार है। साल यूं ही बीतते जाते हैं और रेखा अपनी फिल्म करियर में बहुत आगे चली जाती है और वो मुंबई के बांद्रा के इलाके में अपने लिए एक बहुत ही बड़ा बंगला खरीद लेती है। ये लो अम्मा, इस बंगले का नाम मैंने आपके नाम से रखा है, पुष्पावली, इसीलिए इसके दरवाजे आप ही खोलो। हाँ बेटा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटकर तूने अपने आप को फिर से मजबूत बनाया और जीवन में तरक्की की। बहुत खूब बेटा। शुक्रिया अम्मा। अखबार में आ रही रेखा की उन्नति की खबरों के बारे में पढ़कर अमित को भी रेखा पर बहुत गर्व होने लगता है। मुझे पता था रेखा कि मेरे जाने के बाद तुम टूटोगी, लेकिन बिखरोगी नहीं। तुम फिर से खड़ी होकर हिम्मत बांधोगी और आज तुम्हें इतनी ऊंचाई पे देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। लव यू रेखा, मैं हर रोज तुम्हें याद करता हूँ। उतने में वहां पर जया आ जाती है और उसे देखकर अमित घबरा जाता है। कहीं जया ने मेरी बातें तो नहीं सुनी होगी ना? क्या हुआ अमित, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ जया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो बस अभी अभी कसरत की है ना, इसीलिए पसीने छूट रहे हैं। ओह अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। ठीक है जया। समय के साथ साथ अब पुष्पावली की तबीयत भी खराब ही रहने लगती है और वो ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती है। उस दौरान रेखा की जिंदगी में फरजाना नाम की एक शख्सियत आती है। तुम्हारा ये लुक मुझे बहुत पसंद आया फरजाना, तुम एक बहुत अच्छी सेक्रेटरी हो। 1 महीने पहले ही तुमने मेरे साथ काम करना शुरू किया है और मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। शुक्रिया मैम, अब से तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी सेक्रेटरी हो, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि मेरी बहन ही हो और ये घर भी तुम्हारा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे अम्मी अब्बू के जाने के बाद अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, इसलिए अब से तुम मेरा परिवार हो। आप जैसा दिल किसी का नहीं है, इसीलिए तो आप रेखा हो। फरजाना आज तक रेखा की सेक्रेटरी है। रेखा तक पहुंचने के लिए हर किसी को पहले फरजाना की इजाजत लेनी पड़ती है और रेखा के सारे राज फरजाना ही जानती है। फिर 1990 की शुरुआती दौर में रेखा की सहेली ने उसे एक बिजनेसमैन से मिलवाया जिसका नाम मुकेश अग्रवाल होता है। हाय रेखा, नाइस टू मीट यू। हेलो मुकेश, नाइस टू मीट यू टू। हर कोई आपको यही कहता होगा, लेकिन सच में मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच मुकेश। अब मुकेश और रेखा के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और रेखा अक्सर मुकेश से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाती, तो कभी कभी वो दिल्ली से मुंबई आता। फिर एक दिन, रेखा मैं तुमसे अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। आई लव यू रेखा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? मैं जानता हूँ रेखा
कि ये सब काफी ऑकवर्ड सा है, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। देखो, तुम अपना समय ले सकती हो। मुकेश की बातें सुनकर रेखा अब चौंक जाती है। मैम, आपको मुकेश सर से शादी कर लेनी चाहिए। हो जाइए ना अब सेटल। हाँ बेटा, कब तक यूं ही अकेली रहेगी? अब बसा लेना अपना घर। मुकेश से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी आंखों में तेरे लिए बहुत प्यार दिखता है मुझे, और वो तुझे हमेशा खुश रखेगा बेटा। पर अम्मा, मैं आज भी अमित की ही हूँ, तो कैसे बढ़ जाऊँ अपनी जिंदगी में आगे? वो सब मुझे नहीं पता बेटा। मेरे मरने से पहले मुझे तुझे खुश देखना है, अपने नवासों के साथ वक्त बिताना है। अपनी अम्मा को ये सुख दे दे बेटा। अम्मा, मैं जानती हूँ बेटा, तुझे भी मुकेश अच्छा लगता है। अमित को अपनी जिंदगी से तू कभी नहीं मिटा पाएगी, लेकिन जिंदगी भर ऐसे रहना तो सही नहीं है ना बेटा। परिवार वालों की बातें सुनकर रेखा जल्दबाजी में शादी करने का फैसला ले लेती है। क्या रेखा ने शादी कर ली? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन जो भी हो, वो जहां भी रहे, जिस किसी के भी साथ रहे, बस खुश रहे, और यही मेरी तमन्ना है। रेखा और मुकेश को साथ में देखकर अमित को बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी रेखा की मुस्कान देखकर वो खुश होता है। पर अचानक से शादी के बाद मुकेश और रेखा के बीच में काफी ज्यादा अनबन होने लगती है। मुकेश, तुम बस मुझे अपने दोस्तों से ही मिलवाते रहते हो कि ये देखो मेरी सुपरस्टार वाइफ, ये देखो कितना खुशनसीब हूं मैं। अरे मुझे भी कभी वक्त दिया करो। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बस मुझसे दिखावे के लिए शादी की है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो रेखा? ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम मुझे आज कितना सुना रही हो, मैं भी तुम्हें सुना सकता हूँ। मुझसे शादी करने के बाद भी आज तक तुम उस अमिताभ की यादों में खोई रहती हो। देर रात तक उसकी तस्वीरें देखती रहती हो। ये सब क्या है? ये सब क्या है मतलब? एक वक्त था जब वो मेरे लिए बहुत खास था, लेकिन अब मैंने अपने आप को एक और मौका दिया है। तुम्हारे साथ शादी की है, लेकिन पुराने घाव भरने के लिए कुछ समय तो लगेगा ना। रेखा से शादी करने से पहले मुकेश एक डिप्रेशन पेशेंट था, और वो उसकी गोलियां भी खाता था। उन दोनों के बीच में मतभेद इतने बड़े कि उन्होंने तलाक का फैसला लिया, और वो दोनों अलग ही रहने लगे। लेकिन उसके 1 साल बाद मुकेश सर ने फांसी ले ली मैम, वो भी आपके दुपट्टे से। और मरने से पहले चिट्ठी में लिखा है कि मेरी मौत का दोष किसी को भी ना दिया जाए। क्या? ये सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर किसी ने रेखा को ही मुकेश की आत्महत्या की वजह घोषित कर दिया, लेकिन आत्महत्या के 6 महीने पहले से ही रेखा और वो दोनों अलग रहते थे, और मुकेश ने फांसी भी ले ली तो किसी और वजह के चलते। दुनिया चाहे लाख बुराई करे, तुझे कितना भी कोस ले, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी बेगुनाह है। मुकेश ने तेरे कारण फांसी नहीं ली है बेटी। अम्मा, पूरी दुनिया ने रेखा को ही विलन समझ लिया, और इस हादसे के बाद रेखा बहुत बुरी तरह टूट गई। लेकिन सालों बाद 1998 में एक इंटरव्यू आया, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। तो बताइए जया जी, क्या अमित जी रोमांटिक है? नहीं, शायद मेरे साथ नहीं। वैसे अमित जी, अगर आप जया जी को रेट करना चाहेंगे तो कितनी रेटिंग दोगे? रेटिंग? ओके, 7। शुक्रिया अमित, बहुत अच्छी रेटिंग दी है आपने मुझे। यू नो व्हाट सिमी, अमित की सबसे पहली प्रायोरिटी उसके माता पिता है, फिर बच्चे, उसके बाद मैं हूँ। वो नहीं, बच्चों के बाद प्रोफेशन, उसके बाद में, या फिर प्रोफेशन के बाद कोई और हो, उसके बाद मेरी जगह होगी। क्यों अमित, ये तुम क्या कह रही हो जया? वेल, चाहे कुछ भी हो, मुझे सब मंजूर है। आखिर में ये एक अच्छे पिता और बेटे हैं, वही मेरे लिए बहुत है। ये इंटरव्यू देखकर रेखा समझ चुकी थी
कि अमित और जया के रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा है। ये तो होना ही था। उन दोनों को देखकर साफ साफ समझ आ रहा है कि इन दोनों के बीच में तो बस नाम का ही रिश्ता रह गया है। काश हम वक्त में पीछे जाकर सब कुछ फिर से ठीक कर पाते। काश तुम मुझे तुम्हारी शादी के बहुत पहले मिल जाते, तो आज सब कुछ ठीक होता। फिर 2002 में जब अमित ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया, उस रात वो छत पर जाकर चांद तारों को देखने लगा। आज 11 अक्टूबर है। हर साल की तरह 10 अक्टूबर को तुम्हारा जन्मदिन आता है और अगले ही दिन 11 तारीख को मेरा जन्मदिन। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा कल का दिन बहुत अच्छा गया होगा। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी है। तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी है। कहने को बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, मगर किससे कहे हम? कब तक यूं ही खामोश रहे और सहे हम? दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दे, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दे। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दे, हाँ हमको मोहब्बत है। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी है। आज तक अमित ने जो भी फैसले लिए बिल्कुल सही लिए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर मैं और वो, हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये मीरा अपने कृष्णा की थी और हमेशा रहेगी, और इस मोहब्बत का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत की दास्तान अधूरी होकर भी पूरी है।